दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राजनीतिक सिद्धांत खंड के अंतर्गत संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है कि कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन है आपके आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या लोक विधि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संवैधानिक विधि। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। ब्राइस का कहना है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। तो याद रखिएगा, कौन सी विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है? तो ये है संवैधानिक विधि। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है राजतंत्र, जनतंत्र, अधिनायक तंत्र या अभिजात तंत्र। तो सही उत्तर जनतंत्र, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जनतंत्र, जिसको लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी कहा जाता है, इस सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। और जनतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है दोस्तों, जिसमें जनता के हाथों में अंतिम और निर्णायक शक्ति होती है और वह प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो संप्रभु होती है, किसने कहा था? यानी ये कथन किसका है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है? ऑप्शन है आपके हाब्स, बोदा, रूसो या ऑस्टिन। तो सही उत्तर ये रूसो का कथन है। दोस्तों, रूसो का कहना है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। और रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य और कभी न त्रुटि करने वाली संस्था है जो कि सामान्य इच्छा में निहित है। अगला प्रश्न है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है, वो क्या है? ऑप्शन है जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता। तो सही उत्तर विधिक संप्रभुता, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्य संचालन की दृष्टि से संप्रभुता के दो रूप हैं, विधिक संप्रभुता यानी डी ज्यूरे और वास्तविक संप्रभुता यानी डी फैक्टो। राज्य में अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति विधिक संप्रभुता में निहित होती है। तो याद रखिएगा, राज्य की वह सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, वो विधिक संप्रभुता है। अगला प्रश्न है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? ऑप्शन है पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून या ऐतिहासिक कानून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय कानून, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, राज्य द्वारा निर्मित तथा उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है और ये राज्य में रहने वाले लोगों के निजी और सार्वजनिक संबंधों का निर्धारण करता है। तो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने कहा है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है? तो उत्तर है जॉन लॉक, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जॉन लॉक ने प्रसिद्ध पुस्तक सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कानून और स्वतंत्रता के पारंपरिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। और आगे उनका कहना है कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बाधाएं, हिंसा और अन्य कारक मार्ग में अवरोध न उत्पन्न करें। तो याद रखिएगा, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये कथन समझौतावादी विचारक जॉन लॉक का है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले?
तो ऑप्शन है अप्पा दोराई, आर.जी. गेटेल, डॉक्टर पी.एस. मुहार या आर.एन. गिलक्राइस्ट। तो सही उत्तर डॉक्टर पी.एस. मुहार। दोस्तों ये कथन डॉक्टर पी.एस. मुहार का है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ऑप्शन है सालमंड, ऑस्टिन, डायसी या फिर हॉलैंड। तो सही उत्तर ये कथन हॉलैंड का है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि टी.ई. हॉलैंड ने अपनी मुख्य कृति एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कानून की परिभाषा के साथ ही कानून के मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो याद रखिएगा, कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है, ये हॉलैंड का कथन है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, डी ज्यूरे यानी विधिक संप्रभुता या विधिक सर्वसत्ता का अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर है एक व्यक्ति को शासन करने और आज्ञाकारिता के वश में रखने का कानूनी अधिकार। दोस्तों विधिक सर्वसत्ता या विधिक संप्रभुता का अर्थ होता है एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार। दोस्तों विधिक संप्रभुता उस व्यक्ति में मानी जाती है जो कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता का अधिकारी है और संपूर्ण राज्य के कार्य और शासन का संचालन ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार में ही संपन्न होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधिक रूप से सत्ता किसी को प्रदान की गई हो लेकिन सत्ता का वास्तविक प्रयोग कोई अन्य कर रहा हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, विधिक सर्वसत्ता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार इसे विधिक संप्रभुता कहते हैं। अगला प्रश्न है कानूनी अधिसत्ता। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हॉब्स, रूसो, लॉक या टी.एच. ग्रीन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। दोस्तों हॉब्स को आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। उसने ही राज्य की बाध्यकारी शक्ति के रूप में कानूनी संप्रभुता को पहली बार प्रस्तुत किया और बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता की आधारशिला मानकर अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित किया है। तो याद रखिएगा, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार थॉमस हॉब्स ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ऑस्टिन का कथन है, आप सभी जानते भी होंगे। दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में सकारात्मक कानून की व्याख्या करते हुए कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। उन्होंने प्राकृतिक कानून और दैवी कानून का खंडन करते हुए कहा, कानून ऐसे नियमों को ही माना जा सकता है जिनमें कुछ विशेषताएं होती हैं और ये विशेषताएं कौन सी हैं। इसकी उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो, इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और ये प्रामाणिक होना चाहिए, यानी इसका उल्लंघन करने पर दंड का विधान होना चाहिए, उसे ही कानून कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। ऑप्शन है पॉलिटिक्स, सिविल गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सही उत्तर लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये ऑस्टिन द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ब्रिटिश विधिशास्त्री ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, ये कथन किसका है। ऑप्शन है आपका देखिए अरस्तु, संत थॉमस एक्विनास, स्पेंसर या हॉब्स। तो सही उत्तर हॉब्स है। दोस्तों थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसे लोग प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक कानून राज्य विहीन अवस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं। तो अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, ये हॉब्स का कथन है। अगला प्रश्न है कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है।
ऑप्शन है ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या समाजशास्त्री सिद्धांत। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, आदेशात्मक सिद्धांत। दोस्तों याद रखिएगा, कानून का आदेशात्मक सिद्धांत जो है ये सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसका समर्थन विभिन्न विद्वानों जैसे बोंदा, हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन और डायसी की कृतियों में मिलता है। प्राकृतिक कानून के सिद्धांत से ये सर्वथा अलग है और ये सिद्धांत सकारात्मक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग करता है और ये सुनिश्चित राजनीतिक सत्ता के आदेश हैं। तो याद रखिएगा, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत आदेशात्मक सिद्धांत है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। ये कथन किसका है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हाब्स का कथन है। दोस्तों हाब्स के अनुसार वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश है जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है। प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश है जिसका केवल अलंकारिक महत्व है। नागरिक कानून का मूल तत्व ये है कि उसमें आदेश अथवा बल प्रयोग का भाव निहित रहता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। थॉमस हाब्स का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है? ऑप्शन है, आप देखिए, भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या जनसंख्या। तो सही उत्तर प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता। दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य को अन्य मानवीय समुदायों और संगठनों से अलग करने वाला तत्व प्रभुसत्ता या संप्रभुता है, क्योंकि अन्य मानवीय संगठनों के पास राज्य जैसी संप्रभुता का अभाव होता है। और आप जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और इनमें संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य लक्षण है जो अन्य संगठनों और समुदायों से उसकी अलग पहचान बनाता है। प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं और कानूनों का पालन कराता है और विदेशी राज्यों के साथ साथ लेन देन, मैत्री या युद्ध का निर्णय करता है। तो याद रखिएगा, वह तत्व संप्रभुता है जो राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है। ऑप्शन है आपके संविधान, सरकार, राष्ट्रपति या जनता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनता में। दोस्तों भारत में संप्रभुता का निवास जनता में है। संविधान की उद्देशिका में जन संप्रभुता का विचार प्रकट होता है। उद्देशिका या प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है कि हम भारत के लोग, और अंत में ये कहा गया है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के रचनाकार यहाँ की जनता के प्रतिनिधि थे जो जनता के प्रति उत्तरदायी थे। डायसी ने भी इस मत का समर्थन करते हुए कहा था कि विधिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता रहती है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। तो भारत में संप्रभुता का निवास जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? प्लेटो, अरस्तु, बोंदा या लाक ने? तो सही उत्तर है बोंदा ने, ऑप्शन सी। प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण सबसे पहले 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक ज्यां बोदा के द्वारा अपनी पुस्तक द रिपब्लिका के अंतर्गत किया गया था। और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास जिस क्रम में हुआ है वो है 16वीं शताब्दी में बोदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोसियस और थॉमस हाब्स, 18वीं शताब्दी में जे रोसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन। तो याद रखिएगा, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले 16वीं शताब्दी में बोंदा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है बार्कर, सीले, गार्नर या गिलक्राइस्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गार्नर। दोस्तों संप्रभुता राज्य का सबसे प्रमुख तत्व है। इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती और यही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों और संगठनों से अलग करता है। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है।
गार्नर ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा है कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। एक विचारक हैं ओपेनहाइम। इनके अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या इसके ऊपर है। ग्रोसियस का कहना है कि संप्रभुता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होता और जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर और ब्राइस। तो सही उत्तर गिलक्राइस्ट, ऑप्शन बी। अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये कथन गिलक्राइस्ट का है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। राजनीतिक विद्वानों ने वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है। वैधानिक संप्रभुता वह है जिसके पास कानून निर्माण और उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति होती है और वह यही सत्ता कानून को परिवर्तित या निरस्त कर सकती है। ब्रिटेन की संसद वैधानिक संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसकी सर्वशक्तिमत्ता के बारे में डायसी ने कहा है कि ये किसी अवयस्क को वयस्क घोषित करती है, राजद्रोही को मृत्यु के बाद भी ताड़ित कर सकती है, ये अवैध बच्चे को वैध बना सकती है और यदि यह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश बना सकती है। लेकिन राजनीतिक संप्रभुता निर्वाचक मंडल की शक्ति का द्योतक है। यही संसद को बनाती है, उसे बदल सकती है। डायसी के शब्दों में जिस संप्रभु को हम वकील लोग मानते हैं वो विधिक संप्रभुता, उसके पीछे दूसरा संप्रभु निहित है और इस संप्रभु के पीछे वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है। जिस इच्छा को राज्य के नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक संप्रभु है। और याद रखिएगा कि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले डायसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है डायसी, गिलक्राइस्ट, लीकाक या गेटल। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, गेटल। दोस्तों, राजनीतिक विद्वानों के अनुसार वैधानिक संप्रभुता का विचार एक प्रामाणिक सत्य है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक संप्रभुता संबंधी विचार एक कल्पना है। निर्वाचकों यानी राजनीतिक संप्रभु की इच्छाएं दलीय राजनीति, लोकमत, प्रचार, अशिक्षा आदि के कारण बदलती रहती हैं, जिससे राजनीतिक संप्रभुता की धारणा स्पष्ट नहीं हो पाती। इसी संदर्भ में गेटल ने यह टिप्पणी की है कि वैधानिक संप्रभु के पीछे राजनीतिक संप्रभु को खोजने का कोई प्रयास संप्रभुता की संपूर्ण धारणा के मूल्य को नष्ट कर देता है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर संप्रभुता की धारणा मुख्य रूप से वैधानिक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों, संप्रभुता के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या उसके वैधानिक अथवा विधिशास्त्री रूप में देखी जा सकती है। इसका कारण ये है कि राज्य की इच्छा का श्रेष्ठतम रूप राज्य के कानून में निहित है जो सभी को बाध्यकारी होता है। इसलिए प्रभुसत्ता का पूर्णतया वैधानिक दृष्टि से अध्ययन, जैसा हाब्स और बेंथम ने किया है, अपनी विशेष महत्ता रखता है। इस संदर्भ में इस शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या एक अंग्रेज न्यायविद जॉन ऑस्टिन, जिनका समयकाल 1790 से 1859 है, उन्होंने प्रस्तुत किया है और उनके द्वारा 1832 में प्रकाशित पुस्तक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, इसमें उन्होंने जो है संप्रभुता की धारणा, वैधानिक धारणा की सर्वोत्तम व्याख्या की है। तो याद रखिएगा, प्रभुसत्ता की धारणा मुख्यतः वैधानिक धारणा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है जेरमी बेंथम, रूसो, जॉन ऑस्टिन या जॉन स्टुअर्ट मिल। तो सही उत्तर जॉन स्टुअर्ट मिल।
दोस्तों J.S. मिल एक उपयोगितावादी विचारक हैं। इन्होंने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार का वर्णन किया है। वह स्वतंत्रता के दो रूप बताते हैं, एक तो स्व संबंधी और दूसरा पर संबंधी। स्व संबंधी स्वतंत्रता के विषय में मिल कहता है कि इस पर राज्य को कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। तो ये कथन J.S. मिल का है। दूसरा जो है पर संबंधी या पर विषयक स्वतंत्रता में वह राज्य को हस्तक्षेप की अनुमति देता है। स्व संबंधी स्वतंत्रता का वर्णन करते समय पागलों और सनकियों को भी स्वतंत्रता देने की वकालत मिल करता है, जो कि स्वच्छंदता का रूप ले लेती है। और उसके इसी विचार की आलोचना करते हुए बारकर ने कहा है कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक रह जाता है। अगला प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि बाह्य संप्रभुता। दोस्तों, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है ग्रोशियस, ओपेनहाइमर, कांट या रूसो। तो सही उत्तर बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन ग्रोशियस के द्वारा किया गया है। दोस्तों, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा 17वीं शताब्दी के विचारक ह्यूगो ग्रोशियस द्वारा दी गई और इस अवधारणा के अनुसार कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति के निर्धारण, अन्य राज्यों से मैत्री संबंध, लेन देन या युद्ध के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। साथ ही वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु वैश्विक संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू किए गए नियम और प्रतिबंध राज्य की स्वीकृति पर निर्भर होते हैं। तो याद रखिएगा, बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादन ग्रोशियस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीगल, मैकियावेली, हाब्स या बोंदा? तो सही उत्तर बोंदा हो जाएगा। दोस्तों, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग और प्रतिपादन बोंदा ने राजतंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने और पोप और सामंतों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से 1576 में प्रस्तुत अपनी कृति 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक यानी द रिपब्लिक में किया है। बोंदा ने राज्य को परिवारों और उसकी मिली जुली संपदा का ऐसा संगठन कहा जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है। तो आधुनिक रूप में या संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले बोंदा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो आपको वो ग्रुप छांटना है इन 4 विकल्पों में से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बोंदा, ग्रोशियस और ऑस्टिन। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जीन बोंदा, ह्यूगो ग्रोशियस और जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है। संप्रभुता या सॉवरनिटी सिद्धांत का निरूपण 16वीं शताब्दी में ज्यां बोंदा, ह्यूगो ग्रोशियस, थॉमस हॉब्स और 18वीं शताब्दी में रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने किया है। तो याद रखिएगा, बोंदा, ग्रोशियस और ऑस्टिन ये संप्रभुता के जो है व्याख्या करने वाले महत्वपूर्ण विचारक हैं। संप्रभुता शब्द आप जान लीजिए कि अंग्रेजी के सॉवरनिटी का हिंदी रूपांतरण है। सॉवरनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, सुपर का अर्थ परम या सर्वोच्च और जो है एनस का अर्थ सत्ता होता है। तो दोस्तों, ये आप जान लीजिए सॉवरनिटी का जो मूल अर्थ है वो परम या सर्वोच्च सत्ता होती है और प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य और आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र हो तो इस स्थिति को संप्रभुता कहते हैं। और बोंदा को आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? लॉक, रूसो, हॉब्स या प्लेटो? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर थॉमस हॉब्स। दोस्तों, हॉब्स निरंकुश संप्रभुता का प्रमुख समर्थक था। उसके अनुसार तलवार के बिना संविदाएं केवल शब्द मात्र हैं और उसने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है। निरंकुश या अमर्यादित संप्रभुता के समर्थक विचारकों में बोंदा, हॉब्स, जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन और हीगल हैं। इन विचारकों के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्य और अमर्यादित शक्ति है और इसके विरोध में मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया, जिसका मॉन्टेस्क्यू ने समर्थन किया। लॉक के अनुसार जनता तथा सरकार एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, जबकि मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सरकार के अंग ही एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं।
अगला प्रश्न है, हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था। ऑप्शन है समझौते का अंग, समझौते के ऊपर, व्यक्तियों के नीचे या प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित। तो सही उत्तर है हाब्स के सामाजिक समझौता में संप्रभु समझौते के ऊपर या समझौते के बाहर था। दोस्तों, हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते के ऊपर था। हाब्स के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च और पूर्ण होती है। संप्रभु को अपेक्षित अधिकार हमेशा के लिए सौंप दिए जाते हैं जिन्हें वापस नहीं मांगा जा सकता। इन्हें वापस मांगने का अर्थ होगा सभ्य समाज को भंग करके प्राकृतिक दशा में लौट जाना, जहां शांति या सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हाब्स का मानना है कि किसी भी शासन प्रणाली के अंतर्गत, चाहे वो लोकतंत्र हो, अभिजात तंत्र हो या राजतंत्र हो, प्रभुसत्ता के लक्षण एक जैसे होते हैं और वह बहुत व्यापक होती है। प्रभुसत्ताधारी को उसके शासित या प्रजाजन न तो हटा सकते हैं और न ही दंड दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, लॉक ने समर्थन किया है किस प्रकार की संप्रभुता का। तो हाब्स ने असीमित संप्रभुता या निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है, आपने जान लिया। लेकिन लॉक ने दोस्तों, आप जान लीजिए कि सीमित संप्रभुता का उसने समर्थन किया है। और लॉक ने लोगों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार देकर सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। राज्य यदि लोगों को प्राप्त प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या सामाजिक समझौते के द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता, तो लोग राज्य को दी गई शक्ति को पुनः वापस ले सकते हैं। लॉक का मानव अपने प्राकृतिक अधिकारों में जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए संविदा के द्वारा सरकार की स्थापना करता है। और ऐसी सरकार की स्थापना एक न्यास या ट्रस्ट के रूप में की जाती है, क्योंकि लॉक का कहना है कि यदि यह सरकार अपना दायित्व पूरा करने में असफल रहती है तो उसे हटाकर नई सरकार की स्थापना की जाए। इस प्रकार लॉक क्रांति के अधिकार का समर्थन करता है और उसने 1688 के इंग्लैंड की रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति को उचित ठहराया। लॉक एक संवैधानिक शासन का समर्थन करता है। दोस्तों, लॉक ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना है और कहा कि सरकार बन जाने के बाद वह विवेक सरकार के पास नहीं जाता, इसलिए इस विवेक के माध्यम से उसे सरकार पर पूरी तरह से निगरानी रखने का अधिकार है। वह ऐसे गृहस्वामी की तरह है जो अपने घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है, फिर स्वयं जाग जाग कर ये देखता है कि कहीं पहरेदार सो तो नहीं गया है। इन उक्तियों से सिद्ध होता है कि लॉक पूरी तरह सीमित संप्रभुता का समर्थन करता है। और इसी तरह लॉक ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है, जिसे सीमित संप्रभुता का ही अंग माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है। ऑप्शन है ग्रीकों ने, अंग्रेजों ने, रोमनों ने या भारतीयों ने। तो सही उत्तर रोमनों ने। यूनानी विचारक प्रभुत्व की धारणा से अपरिचित थे। रोमन लोग पहले विचारक थे जिन्होंने सर्वसत्ता की धारणा को जन्म दिया। उनमें पहले से यह विश्वास चला आया था कि लगभग प्रत्येक समुदाय में ऐसी अलंघनीय और जन्मजात शक्ति निहित होती है जिनके द्वारा वह अपने सदस्यों को आदेश देता है, उसका पालन कराता है और इस आदेश को देने का पालन करने के लिए बाध्य करने की सत्ता को इम्पीरियम कहते थे। इसका अर्थ लगभग वही था जो आजकल प्रभुसत्ता या सर्वसत्ता का है। इसलिए सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है जिसके बिना वह अन्य समुदायों के समान हो जाएगा। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए कि 1947 के पहले भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता था क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं थी। राज्य और समाज में अंतर करने वाले पहले सिद्धांतकार रोम के निवासी थे और एक दार्शनिक के रूप में राज्य की सर्वसत्ता का विचार सबसे पहले अरस्तु के विचारों में देखने को मिलता है। अरस्तु के पॉलिटिक्स के अनुसार सरकार जो कि राज्य के अंदर सर्वोच्च है या एक या कुछ या बहुत के हाथ में होती है। रोम तथा मध्यकाल में ये विचार विद्यमान था क्योंकि कई न्यायविदों तथा विचारकों ने सर्वोच्च सत्ता, संपूर्ण सत्ता आदि पदों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऑप्शन है यह राज्य में कानून की सृष्टा है, सही है। ये सदैव जनहित में होती है, सही है। ये सबकी इच्छा है, सही नहीं है। और ये सदैव सही होती है, ये भी सही है।
दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा सामान्य हित से संबंधित है, लोक कल्याण पर आधारित है और इसी कारण सामान्य इच्छा या जनरल विल एक व्यक्ति की भी हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की हो सकती है या समुदाय की तात्विक इच्छा हो सकती है। इस इच्छा में संख्या नहीं लेकिन गुण की प्रधानता है। संप्रभुता संपन्न होने की वजह से सामान्य इच्छा कानून की सृष्टा है और परमार्थ पर आधारित होने के कारण यह जन कल्याणकारी और सदैव सही होती है। तो रूसो सामान्य इच्छा को अस्थायी मानते हैं और व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग मानते हैं जिसका उद्देश्य सामान्य हित या कल्याण करना है। अगला प्रश्न है, मार्सिलियो, पडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है लोकप्रिय, धार्मिक, अभिजनोन्मुख या संसदीय। तो सही उत्तर है मार्सिलियो ऑफ पडुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। मार्सिलियो ऑफ पडुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया। रूसो ने सबसे पहले लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया है और आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बोदा ने सबसे पहले अपने ग्रंथ 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक में स्पष्ट रूप से किया है। अगला प्रश्न है, लाक का विश्वास था कि संप्रभु, ऑप्शन है समस्त कानूनों का प्रमुख करता है। देखिए, समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है और समस्त कानूनों से ऊपर है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लाक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, लाक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लाक के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्रमुख है और इन अधिकारों की रक्षा के लिए मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। इस प्रकार लाक के अनुसार नागरिक समाज या राज्य मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए राज्य की प्रभुसत्ता पूर्ण या असीम नहीं होती बल्कि वह शर्तों से बंधी हुई है और इसी आधार पर कहा जाता है कि लाक ने सीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, लाक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है कैसे? ऑप्शन है विधायकों के बहुमत से, सर्वानुमति से, संपूर्ण समाज से या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर सर्वानुमति से। लाक ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे ट्रस्ट या न्यास की संज्ञा दी है और यदि लोगों को ये लगे कि राज्य किए गए समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा हो तो वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लाक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय सर्वानुमति से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, रूसो का संप्रभु शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है, ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए, ये कथन वाहन का है। वाहन एक विचारक हैं जिनका कहना है कि रूसो का संप्रभु शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सर कटा हुआ है। रूसो का संप्रभु सामान्य इच्छा है जो हाब्स के लेवायथन के समान ही अपने आदेशों को पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है। इस प्रकार की नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता में समानता देखते हुए वाहन ने रूसो के संप्रभु को शिर विहीन लेवियाथन कहा था। रूसो की सामान्य इच्छा हाब्स के लेवियाथन की तरह पूर्ण सत्ता संपन्न है, लेकिन लेवियाथन की तरह उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी ये कहा जाता है कि रूसो का संप्रभुताधारी हाब्स के ऐसे लेवियाथन की तरह है जिसका सर काट दिया गया है। ये वाहन का कथन है। अगला प्रश्न है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है हाब्स, लाक, रूसो या मिल। तो सही उत्तर रूसो है। दोस्तों, लोक संप्रभुता या पब्लिक सॉवरेनिटी के दर्शन को सबसे पहले रूसो ने प्रतिपादित किया था। रूसो के अनुसार मनुष्य आपस में समझौता करके ही सत्ता या प्रभुसत्ता की स्थापना करते हैं, लेकिन यह प्रभुसत्ता किसी ऐसे शासक की विशेषता नहीं होती है जिसका अस्तित्व समाज से अलग या समाज के बाहर हो, बल्कि ये जनसाधारण के पास ही रहती है। इस तरह रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता के विचार को बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा क्या है? तो सही उत्तर है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं।
दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता में संप्रभुता का वास में लोगों में माना गया है। इस प्रभुता का प्रयोग अलग अलग नागरिकों के रूप में और सामूहिक स्तर पर जन संप्रभुता के रूप में किया जाता है। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होने के कारण लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार लोकप्रिय संप्रभुता एक शासक या वर्ग की सत्ता के विरुद्ध जनता की शक्ति है। इसमें दो बातें हैं, वयस्क मताधिकार और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा विधानसभाओं का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, रूसो लाक से पूर्णतः प्रभावित है किसमें? प्राकृतिक अधिकारों के विचार से, समूहों की संप्रभुता के सिद्धांत से, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से या उपर्युक्त सभी से? तो सही उत्तर प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। दोस्तों रूसो लाक से इस बात से सहमत था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं साक्षी हुआ करती थीं, न तो किसी के पास वैयक्तिक संपत्ति हुआ करती थी न ही परिवार। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना श्रम मिला देता था वह उसकी हो जाया करती थी। तो इस विचार में रूसो लाक से पूर्णतः प्रभावित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत या प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांत जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया जो राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़ा है। जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859 ने पहले सकारात्मक कानून की धारणा का प्रतिपादन किया और ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक कानून ऐसा कानून है जिसे किसी प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय ने जो समाज में सर्वसत्ता संपन्न या सर्वोच्च हो उसके द्वारा बनाया गया है। सकारात्मक कानून की इस नींव पर ही ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की संकल्पना का निर्माण किया है। उसने कहा कि यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता के आदेश मानने का अभ्यस्त न हो बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हों तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में प्रभुसत्ताधारी कहेंगे और इस सत्ता समेत उस समाज को राजनीतिक या स्वाधीन समाज कहा जाएगा। इस तरह संप्रभुता का ये सिद्धांत पूरी तरह अद्वैतवादी या एकलवादी है, अर्थात उसके समकक्ष कोई नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि बोदा, ग्रोसियस, हाब्स, रूसो और ऑस्टिन के अनुसार राज्य समाज की बुनियादी संस्था है और एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज हेतु कानून बनाती है। इसलिए कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी या मोनिस्टिक थियरी कहते हैं, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के विचारों में हुई है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? कोल, बोदा, लिंडसे या बेब्स? तो आप जानते हैं बोदा। दोस्तों बोदा बहुलवादी नहीं बल्कि संप्रभुतावादी विचारक है। जीन बोदा को संप्रभुता सिद्धांत का जनक माना जाता है और संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। बहुलवाद संप्रभुता की विपरीत धारणा है। ये सिद्धांत राज्य के संप्रभुता के गुण को मान्यता नहीं देता बल्कि राज्य को अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय मात्र मानता है। ऑटो वान गियर के मेटलैंड ये बहुलवाद के जनक हैं। इसके अलावा GDH कोल, लिंडसे, डेवेनपोर्ट, बेब्स, लास्की, मैकाइवर आदि ये बहुलवाद के प्रमुख समर्थकों में से हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत संप्रभुता या प्रभुसत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं, न केवल आपकी तैयारी में, और अगर आपकी तैयारी एक स्तर की हो गई है तो उसके रिवीजन के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी तथ्य या जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इसमें कठिन लग रहे हों या स्तरीय प्रकार के हैं उनको आप अलग से नोट करते जाइएगा ताकि जब एग्ज़ाम के समय रिवाइज करें तो आपको आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।